नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जो भारतीय नागरिक होने की पहचान है। इनको एक तरह से हर इंसान के लिए एक सुरक्षा कवच, एक ढाल की तरह समझा जा सकता है। तो चलिए आज इसी ढाल की हर परत को करीब से समझते हैं। चलिए सीधे एक बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या कभी मन में ये ख्याल आया है कि क्या सरकार किसी के अधिकार या आजादी छीन सकती है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा भी है, और इसका जवाब हमारे संविधान के दिल में छिपा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इन अधिकारों को आखिर मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? मतलब ये किसी आम कानून जैसे क्यों नहीं है? देखिए, इस स्लाइड में जो फर्क बताया गया है वो बहुत जरूरी है। जो साधारण कानून होते हैं उन्हें संसद एक सिंपल प्रोसेस से बना या बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार वो संविधान की गारंटी पर टिके हैं। उन्हें बदलना बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही चीज इन्हें राजनीतिक उतार चढ़ाव से बचाकर रखती है। तो कुल मिलाकर मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ नियम नहीं है। ये वो बुनियादी आजादियां हैं जिनकी गारंटी खुद हमारा संविधान देता है, ताकि हर व्यक्ति का पूरी तरह से विकास हो सके। और सबसे बड़ी बात, ये एनफोर्सेबल है। मतलब अगर कोई इनका उल्लंघन करे तो इनकी रक्षा के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो चलिए अब इस ढाल के अंदर झांकते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। हम इन्हें अपनी आजादी के 6 मजबूत स्तंभ भी कह सकते हैं। जी हाँ, 6। आपको शायद लगे कि ये कम है। वैसे शुरुआत में 7 अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे बाद में एक मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब ये 6 अधिकार ही हैं जो हर नागरिक की ढाल बनते हैं। पहला स्तंभ है समानता का अधिकार। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। कानून की नजर में हर कोई बराबर है। ये अधिकार किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो या जन्म की जगह, किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। ये सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। दूसरा स्तंभ है स्वतंत्रता का अधिकार। शायद ये वो अधिकार है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। इसमें बोलने की आज़ादी, शांति से अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन या एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, देश के किसी भी कोने में आने जाने और बसने की आज़ादी और अपनी पसंद का कोई भी काम करने की आज़ादी शामिल है। ये सारी आज़ादियाँ एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्तंभ हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, खासकर समाज के सबसे कमजोर लोगों की। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती काम करवाने पर पूरी तरह से रोक लगाता है, और साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम करवाना भी इसी अधिकार के तहत मना है। चौथा स्तंभ भारत की धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर नींव को मजबूती देता है। ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत हर किसी को अपनी मर्जी के धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। हाँ, बस शर्त यह है कि इससे समाज की शांति, नैतिकता या स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे। पांचवा स्तंभ भारत की खूबसूरती यानी इसकी विविधता को संजो कर रखता है। यह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने का भी पूरा हक है। अच्छा, हमने अधिकारों के बारे में तो सब जान लिया, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इन अधिकारों को मानने से ही इनकार कर दे, तब क्या होगा? यहीं पर इस ढाल की असली ताकत, इसका पावर सोर्स सामने आता है। चलिए देखते हैं कि ये अधिकार असल में लागू कैसे होते हैं। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा अधिकार होगा? ये कोई और नहीं बल्कि हमारा छठा और सबसे जरूरी अधिकार है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। असल में ये वो मास्टर की है जो बाकी सभी अधिकारों के ताले खोलती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर इंसाफ की गुहार लगा सकता है। अब अदालतें इन अधिकारों को बचाने के लिए रिट नाम के 5 बहुत ही ताकतवर टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के खिलाफ है।
दूसरा है परमादेश, जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है। तीसरा है प्रतिषेध, जो निचली अदालत को अपने दायरे से बाहर जाकर काम करने से रोकता है। चौथा है अधिकार पृच्छा, जिससे पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किस हक से किसी सरकारी पद पर बैठा है। और पांचवा है उत्प्रेषण, जो किसी केस को निचली अदालत से ऊपर की अदालत में ट्रांसफर करवाता है। तो हमने अधिकारों की बात की जो हमारी ढाल हैं, लेकिन हर ढाल को उठाने वाले की कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं, है ना? तो चलिए आप नागरिकता के दूसरे पहलू यानी हमारे कर्तव्यों पर भी एक नजर डालते हैं। ये बात तो हम सबने सुनी है और ये बिल्कुल सच है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। अगर हर कोई सिर्फ अपने अधिकारों की बात करे और अपने फर्ज को भूल जाए तो कोई भी समाज ठीक से चल ही नहीं सकता। और बस इसी सोच के साथ 1976 में 42वें संशोधन के जरिए हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक और जोड़ा गया और अब इनकी संख्या 11 हो गई है। हाँ, ये कानूनन बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी जरूर है। इनमें कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जैसे संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हर माता पिता का ये फर्ज कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा का मौका जरूर दे। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने यही है, ये ढाल हमें अधिकार तो देती है, लेकिन इस ढाल को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच ये संतुलन कैसे बना सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।